जो पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग्स होने वाली थी या जो करने वाले थे, उस हवाले से फिर गुलाम हैदर ने कोई रिकॉन्टेक्ट नहीं किया है अब तक। एक फोल्ड इस केस का हिंदुस्तान में है, एक फोल्ड इस केस का पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान में तो मोमिन मलिक साहब केस को प्रोसीड कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो केस है फोल्ड उसका वो इस वक्त रुका हुआ है। इस केस को हल ऐसे किया जा सकता है कि हम इंडियन हाई कमीशन गए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से हमारा राब्ता हुआ और यहाँ के दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनसे राब्ता किया। फिर उनकी जो नेगोशिएशंस जो है हमें उनको नेगोशिएशन जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने के लिए हमें फिर फॉरेन मिनिस्ट्री को दबाव दिलाने के लिए हमें फिर रिट पिटिशन फाइल करनी थी। आया वो हाई कोर्ट में फाइल करते या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते, वो हम अनफॉर्चुनेटली फाइल नहीं कर सके। तो हाई कमीशन हो, चाहे वो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान का जो FIA डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो और दीगर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जितनी भी हमने खतौत की है और जहां भी हम फिजिकली गए हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। उसमें जो गुलाम हैदर का निगलिजेंसी जरूर रही है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के बजाय तमाम जो फोकस जो है वो हिंदुस्तान के केस पर किया और यहाँ पर पाकिस्तान में उसको फोकस करना था केस को। पाकिस्तान की सरकार इस केस में सीरियस होते हुए नजर नहीं आती है। पाकिस्तान की सरकार इस केस में सीरियस होते हुए नजर नहीं आती है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोशन अली अजीम साहब, तो सबसे पहले आइए उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका ढेर सारा रोशन साहब हमारे इस चैनल में। गुलाम हैदर का जो केस था वो सही तौर पे अगर समझा जाए तो उस केस को पाकिस्तान से पहली बार उठाने वाले आप ही वो शख्सियत थे जिन्होंने इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया था और उस लायक बनाया था ताकि इस केस को लेकर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि भारत से गुलाम की पैरवी हो सके इसके लिए यहाँ मोमिन मलिक साहब को तो तैयार किया ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूरत पाकिस्तान से भी थी कि पाकिस्तान के जरिए भी ये जो कानूनन जो तरीका है उसको भी आजमाया जा सके। तो आखिर क्या कारण था कि जैसे ही मोमिन मलिक सर ने इस केस में अपनी एंट्री ली आप एकदम गायब हो गए? क्या कारण था? थैंक यू सो मच मिश्रा साहबा, और स्पेशली बजाते रहो भारत का भी शुक्रिया और उसके साथ जितने भी हमें देख रहे हैं तमाम हिंदुस्तानी उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो हमें सुन रहे हैं। आपका जो जवाब है उसका आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि गुलाम हैदर साहब का जो केस था वो शुरू से मैं प्रोसीड कर रहा था और आज तक भी गुलाम हैदर के मैं साथ ही हूँ, उससे जुदा नहीं हूँ। और जब से गुलाम हैदर साहब यानी अंसार बरनी साहब से राब्ता किया और उनके थ्रू अपना मोमिन मलिक साहब के थ्रू जो केसेस हिंदुस्तान में दाखिल किए हैं, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग्स होने वाली थी या जो करने वाले थे, उस हवाले से फिर गुलाम हैदर ने कोई रिकॉन्टेक्ट नहीं किया है अब तक मुझसे कि जो प्रोसीड करना था। आपको पता है कि मैं ही था जो गुलाम हैदर को लेके हिंदुस्तान की हाई कमीशन गया, हाई कमिश्नर साहब को डॉक्यूमेंटेशन की, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री गया और जितनी भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन थी जो इंटरनेशनल लॉ हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि बोथ आर सेपरेट कंट्रीज, तो उस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन में कर रहा था तो वो गुलाम हैदर का जो है इंगेज हिंदुस्तान में मोमिन मलिक साहब करने के बाद जो रिकॉन्टेक्ट था वो हमारा नहीं हो सका है। हाँ, केस के हवाले से रिकॉन्टेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा तो हमारी बातें होती रहती हैं, गुलाम हैदर से भी बात होती है केस के हवाले से। लेकिन मुझे कोई गुलाम हैदर की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन अब तक नहीं मिली है कि मैं इस केस को पाकिस्तान में जाके कोई रिट पिटिशन फाइल करूं या कोई फॉरेन मिनिस्ट्री जाऊं या कहीं और में जाऊं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लोकस स्टैंडी नहीं है कि मैं खुद जाके अप्रोच करें, क्योंकि वकालत का पहला उसूल ये होता है कि हम क्लाइंट की डायरेक्शंस पर ही हम आगे केसेस को परस्यू करते हैं जी। तो फिल वक्त गुलाम हैदर की मुझे कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं है
कि मैं जाके कोई डॉक्यूमेंटेशन करूं या मैं कोई ऑफिस जाऊं या कहीं मैं कोई रिट पिटिशन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करूं या हायर कोर्ट में फाइल करूं। तो लोकस स्टैंडर्ड का जो इशू है वो गुलाम हैदर का हमारा जरूर इसमें है, लेकिन गुलाम हैदर के साथ मैं अब तक भी हूँ, कायम हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और गुलाम हैदर की जो भी डायरेक्शन होगी तो उसको मैं फॉलो जरूर करूंगा। जी रोशन साहब, सवाल मेरा ये है दूसरा कि ये सारी चीजें आपने बता दी कि मोमिन मलिक साहब को जब इस केस को ट्रांसफर किया गया उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करने की बात आपसे नहीं हुई, इसीलिए प्रोफेशनली आप उनके साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ पर्सनली आपकी उनसे बात होती रहती है। अब हम थोड़ा केस पे आते हैं, क्योंकि ये केस जो है लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इस केस को। पहली चीज, दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप कानून के जानकार हैं, आपको भी पता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या सही तरीका होना चाहिए कि जो केस है वो अपने अंजाम तक जाए। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस केस को एक प्रॉपर वे के थ्रू इसको क्लियर किया जा सकता था? इतना लंबा खींचा जो जा रहा है वो नहीं होता, क्योंकि जो भारत की तरफ से जो भी कदम बढ़ाया गया है, जो मोमिन मलिक साहब ने किया है, वो काबिल तारीफ है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की कोर्ट की तरफ से भी इसमें अगर आगे बढ़ा जाता तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक अप्रोच भी सामने दिखाई पड़ता और सरकार के ऊपर भी प्रेशर होता, ताकि इंडिया से कम चिट्ठी के तौर पर वार्ता होती रहती और कुछ ना कुछ निकल कर आता। क्या ऐसा लगता है आपको? हिंदुस्तान में तो मोमिन मलिक साहब केस को प्रोसीड कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो केस है फोल्ड उसका वो इस वक्त रुका हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि इस केस को साइमल्टेनियसली हमें प्रोसीड करना था, जो कि नहीं हो सका है, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल वकील होते हैं हम क्लाइंट की डायरेक्शन पर ही काम करते हैं। तो गुलाम हैदर की फिल वक्त मुझे कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं इस केस में मैंने कोई रिट फाइल करनी या कोई अप्रोच करना है। इस केस को हल ऐसे किया जा सकता है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन की है, हिंदुस्तान की हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में मौजूद है वहां पर मैं गुलाम हैदर दोनों साथ गए थे, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो एविडेंस और फोटोग्राफ सारे मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमने उनको भी लिखा है, पाकिस्तान के दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमने उनको भी लिखा है, जिसमें FIA है, जिसमें लोकल पुलिस है या दीगर जो डिपार्टमेंट है हमने इनको भी लिखा है। तो ये गैप जरूर आया है। तो इस गैप की वजह से जो डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशन शुरू होनी थी बिटवीन बोथ कंट्रीज वो नहीं हो सकी है। होना ये था कि जब हम इंडियन हाई कमीशन गए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से हमारा राब्ता हुआ और यहाँ के दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनसे राब्ता किया, फिर उनकी जो नेगोशिएशंस जो है वो आपस में नहीं हो सकी, तो हम उन पर कोर्सिव एक्शन, हम उन पर जो अदालती दबाव डालने के लिए जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो संविधान है, तो उनके तहत हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक जो हाई कोर्ट का रास्ता है, एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। हमें उनको नेगोशिएशन जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने के लिए हमें फिर फॉरेन मिनिस्ट्री को दबाव दिलाने के लिए हमें फिर रिट पिटिशन फाइल करनी थी। आया वो हाई कोर्ट में फाइल करते या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते, वो हम अनफॉर्चुनेटली फाइल नहीं कर सके। वो तब फाइल करते जब गुलाम हैदर हमें वो इजाजत देता, गुलाम हैदर इसकी जो मुझसे कांटेक्ट करता इस हवाले से, तो हम जरूर वो फाइल करते। लेकिन जब से हिंदुस्तान में केस हमने फाइल किया है मोहम्मद मलिक साहब के थ्रू, तो सारा जो फोकस गुलाम हैदर का है वो हिंदुस्तान के केस पर है। इसकी एक वजह जरूर हो सकती है, तो जरूर ये एक वजह ये है कि गुलाम हैदर लॉ नोइंग नहीं है। गुलाम हैदर को सारा फोकस हिंदुस्तान के केस पे कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि गुलाम हैदर को बताया नहीं गया है मेरी तरफ से, मैंने गुलाम हैदर को ये इन्फॉर्म जरूर किया है। तो इस हवाले से मैं अब तक भी गुलाम हैदर का इंतजार कर रहा हूँ कि वो जब मुझे डायरेक्शन देगा तो मैं जरूर ये जो अदालती जो दरवाजा है इसको खटखटाऊंगा, जरूर गुलाम हैदर की मदद जरूर करूंगा। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जब तक नहीं होंगी तब तक सीमा हैदर का मामला
वो हल होते हुए नजर नहीं आता है। होंगे। आपने कहा कि जब इस केस की आपने शुरुआत की थी, तो आपने चिट्ठी के ज़रिए अपनी सरकार से बात करने की कोशिश की थी, जिसमें आपने पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ भी आपने चिट्ठी से वार्ता करने की कोशिश की। तो जवाब मिला था उधर से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई जवाब आया हो या फिर हमारी एम्बेसी जो है, वहाँ की तरफ से? अनफॉर्चुनेटली हमने जितनी भी खतोखतावत की है, चाहे वो हिंदुस्तान के हाई कमीशन हो, चाहे वो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान का जो एफआईए डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो और दीगर जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनको जितनी भी हमने खतोखतावत की है और जहां भी हम फिजिकली गए हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान की सरकार इस केस में सीरियस होते हुए नजर नहीं आती है। सीमा हैदर कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, सीमा हैदर कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी। सीमा हैदर एक इलीगल इमिग्रेंट थी जो हिंदुस्तान में गई, हिंदुस्तान में उसके ऊपर केस चल रहा है। और दूसरा कि पाकिस्तान के इंटरनल मामला और जो इश्यूज हैं उस पर पाकिस्तान की मीडिया फोकस कर रही है, पाकिस्तान की सरकार फोकस कर रही है। इसलिए सीमा को पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के शहरियों ने इतना अहम नहीं समझा है। तो ये रीजन है। लेकिन अगर हम सीमा को एक साइड कर दें, तो गुलाम हैदर को जिस तरीके से शुरुआत में एक एक जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, वो यही बताया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक बाप है जिसके 4 बच्चे को उसकी माँ लेकर भाग गई है, इल्लीगली एंटर कर गई है इंडिया में। तो उस लिहाज से भले ही कितना भी मतलब बड़ा कोई कोई न्यूज़ आ गई हो या फिर बहुत बड़ा कोई वारदात घट गया हो, लेकिन एक कहते हैं ना, इंसानियत की ग्राउंड पर इस विषय को तो उठाया जा सकता था पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, क्योंकि सीमा की के जो केस थे, जब सीमा यहाँ आई थी, तो काफ़ी हमारी भारत की मीडिया ने काफ़ी उसको जगह दी थी, काफ़ी उसको अपनी बात रखने की भी उसको मोहलत दिया गया था और साथ में गुलाम हैदर को भी बिठाया गया था ताकि गुलाम हैदर भी अपनी बात रखे। खैर, ये मेरा सवाल नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं स्थान दिया, क्यों नहीं उनको जगह दिया। सवाल ये है कि आपने लेटर लिखा, उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब आप कह रहे हैं कि अगर गुलाम हैदर, अगर आपको उसी समय से लेकर अब तक अगर कंटिन्यू रखता, तो कहीं न कहीं जो डिप्लोमैटिक अप्रोच की आप बात कर रहे हैं कि डिप्लोमैटिक जो तरीका है जिसमें एक सरकार जो है, एक देश की सरकार जो है दूसरे देश की सरकार से चिट्ठी से सवाल जवाब कर सकती है, या फिर और भी दूसरे तरीके होते हैं जो डिप्लोमैटिकली होते हैं, उसका भी अप्लाई किया जा सकता था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो डायरेक्ट सरकार कोई जवाब नहीं देती है, इसीलिए कोर्ट का सहारा लिया जाता है ताकि कोर्ट से एक प्रेशर बनाया जाए, एक उनके ऊपर ये कोर्ट का जब डंडा, कहते हैं कोर्ट का जब डंडा पड़ता है तो सारी बातें फिर सरकार को भी सुनना पड़ता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मिसिंग रहा? अगर ये कंटिन्यू रहता तो अभी तक केस कहीं से कहीं पहुंचा होता और गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ पाकिस्तान पहुंच गए होते। जी आप बिल्कुल मिश्रा साहबा, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर बनाने के लिए हमने अदालतों का जो दौर नौकी है वो करनी थी, वो हमने नहीं की। उसमें जो गुलाम हैदर का निगलिजेंसी जरूर रही है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के बजाय तमाम जो फोकस जो है वो हिंदुस्तान के केस पर किया और यहाँ पर पाकिस्तान में उसको फोकस करना था केस को। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, वो अभी हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू से ही हम हिंदुस्तान में मोहम्मद मलिक साहब मौजूद है, यहाँ पर अगर हम नॉकिंग ऑफ डोर ऑफ द कोर्ट्स करते तो जरूर प्रेशर डेवलप होता पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेशर डेवलप करती हिंदुस्तान के हाई कमीशन पर, और हिंदुस्तान के हाई कमीशन हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, और फॉरेन मिनिस्ट्री हिंदुस्तान के होम डिपार्टमेंट पर। तो ये पूरी चेन थी। जिस तरीके से सीमा हैदर जो है उसको उसका कोई इशू था वो रिजॉल्व हो सकता था और बच्चे जो है गुलाम हैदर को वापस मिल सकते थे, इस पे हम जरूर मिसिंग रहे हैं। तो एक तो उसके साथ जो पॉवर्टी का मसला है,
दूसरा जो इशू है उसकी ये जो गुर्बत का जो इशू है ये है। इस हवाले से गुलाम हैदर की भी निग्लिजेंसी जरूर रही है, क्योंकि इस केस में शुरू से आखिर तक जी जितना भी जो एक्सपेंसेस है वो आई वाज बियरिंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट। ये इस बात को मैं अच्छा, एडमिट जरूर करता हूँ कि सारा खर्चा आप खुद देख रहे थे? जी मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि गुलाम हैदर के केस पर जितना भी कोर्ट एक्सपेंसेस था, जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपेंसेस थे, वो सारे मैं अपनी पॉकेट से बर्दाश्त कर रहा था। गुलाम हैदर से इस केस का फीस की मद में या खर्चे की मद में 1 रुपया भी नहीं लिया गया है, क्योंकि ये इंसानियत का केस था। लेकिन रोशन साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि गुलाम की सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि ही वाज फाइनेंशियली वीक, आर्थिक तौर पर वो कमजोर थे, और क्योंकि उनका बैकग्राउंड था वो गांव से जुड़ा था तो उनको इतनी समझ नहीं थी। अगर उनको समझ नहीं थी तो फिर वो अंसार बर्नी के पास कहाँ से पहुंच गए, और वो पहुंचने के बाद एकदम से आपको केस से साइड कर देना, ये समझ कहाँ से आई उनको? इस सवाल का जो जवाब है वो गुलाम हैदर ही सही तरीके से दे सकता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि गुलाम हैदर के कुछ दोस्त कराची में जरूर थे, जिन्होंने मिलके गुलाम हैदर के साथ ये डिसाइड किया कि अंसार वर्दी साहब जो है ह्यूमन राइट्स के बड़े काम करते हैं, और सोमालिया से लेके जो बहरी कज़ाक हैं उनसे लेके जितने भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसकी अंसार वर्दी साहब हेल्प करते हैं। तो उन दोस्तों ने ये जरूर समझा कि अंसार वर्दी के पास चलते हैं और वो जरूर हिंदुस्तान में उनके कोई रवाबित होंगे, कॉन्टेक्ट होंगे, तो गुलाम हैदर की वो मदद जरूर करेगा। तो उन दोस्तों ने ये सही समझा और गुलाम हैदर ने भी इस बात पे एग्री किया कि अंसार बर्नी के पास जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे ये जरूर बात डिस्कस की थी। तो मैंने कहा था कि अगर आपकी विल है, अगर आपकी ख्वाहिश है, जाना चाहते हैं अंसार बर्नी साहब के पास, तो आप जरूर उनके पास जाएं। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं भी अंसार बर्नी के पास जरूर गया था, क्योंकि अंसार बर्नी साहब ने ये ख्वाहिश जरूर जाहिर की थी कि रोशन अली अजीम को मेरे पास जरूर मेरी इन्विटेशन दे आए, ताकि वो जो डॉक्यूमेंटेशन की है वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे प्रोवाइड करे और मुझे इस केस को समझाए। तो मैं जरूर अंसार बनी साहब के पास भी उनके साथ गया था, उनको डॉक्यूमेंटेशन दी, उनको केस समझाया। वो जो मेरा लास्ट काम था इस केस के हवाले से, जो मैं अंसार बनी साहब के पास गया, क्योंकि वकालत का एक उसूल होता है, जब भी एक वकील को छोड़ के किसी और वकील को केस दिया जाता है उसको सुपर सीड कहा जाता है, और सुपर सीड जो होता है वो एक वकील अपनी तौहीन समझता है। तो इस हवाले से जब अंसार बर्नी साहब इस केस में आ गए, तो मैं जो प्रोफेशनल मेरा जो कंडक्ट है, जो प्रोफेशनल मेरी जो मोरालिटी है, वो मुझे इजाजत नहीं देती थी कि इस केस को मैं मजीद जाके प्रोसीड करूं, जब तक के गुलाम हैदर फ्रंट फुट पे आके ये मुझे नहीं कहता है कि आपको ही केस आगे चल के प्रोसीड करना है, और यू हैव टू फाइल द केसेस एट द entirely at the high court or supreme court and the departments। तो ये वजह थी कि मैं थोड़ा साइड हो गया, क्योंकि गुलाम हैदर यही बेहतर समझता था कि अंसार बर्नी साहब जो है वो इस केस को सही तरह से प्रोसीड कर सकते हैं थ्रू द लॉयर। उसके बाद मोमिन मलिक साहब को भी जो एंगेज किया गया उसमें भी मेरी रजा जरूर शामिल थी। मुझसे पूछा गया तो मैंने भी ओके किया कि हाँ मोमिन मलिक साहब ठीक है, अब इसको उनको दिया जाए। फिर रास्ते में जरूर रहे हैं अंसार बर्नी साहब मुझसे, गुलाम हैदर भी रहे हैं, और मोमिन मलिक साहब से भी रास्ते रहे हैं। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि गुलाम हैदर मुझसे जुदा है या गुलाम हैदर मुझसे दूर नहीं है, नहीं, गुलाम हैदर मैं से क्या कोई पूछ मेरी रही हूँ, नाराजगी है, ये मेरी ऐसा समझ में बिल्कुल आ भी गया। नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझ गई ये बात कि आप गए और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको हैंड ओवर किया, लेकिन क्या उस वक्त आपने ये उनसे ये डिस्कस करना नहीं समझा कि एक बार उनको ये भी बताया जाए कि ठीक है, गुलाम हैदर का केस इंडिया से मोमिन मलिक साहब को दिया जा रहा है वो तो सही है, लेकिन पाकिस्तान से भी अगर इस केस को बढ़ाया जाए तो एक दूसरा जो ऑप्शन भी हमारे पास रहेगा। इंडिया की तरफ से जो केस मोमिन साहब लड़ ही रहे हैं, हम अपनी भी सरकार के ऊपर एक दबाव डलवा सकते हैं कोर्ट के जरिए, ताकि जो दूसरा अप्रोच है डायरेक्ट सरकार से बात किया जाए, सरकार से पूछा जाए, इंडिया की तरफ बढ़ के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आप तो इंडिया को ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, सरकार ही
सरकार को अप्रोच करेगी। और सरकार कैसे अप्रोच करेगी? जब वहां की कोर्ट बोले कि भाई इस केस में 4 बच्चे अगर चले गए हैं, उसकी पत्नी गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं जब भी रखती हूँ तो कई लोग जो है जो चाहते नहीं है या पता नहीं उनका क्या है या इतनी समझ नहीं है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सीमा हैदर ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है हमारे प्रधानमंत्री साहब को, जहां वो रह रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री को, और साथ ही जो यहाँ हमारी प्रेसिडेंट है उनको, द्रौपदी मुर्मू को, कि मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए। पाकिस्तान में मैं प्रताड़ित थी, मैं 4 बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ, और अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो वहां मुझे मार दिया जाएगा। इसी वजह से मुझे वहां ना भेजा जाए। और ये चिट्ठी वहां लिखी गई, और लिखने के बाद ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि क्या इस तरीके से कोई भी चिट्ठी लिख देगा, कोई भी पाकिस्तान की महिला आ जाएगी, चिट्ठी लिख देगी तो क्या जाएगी, चिट्ठी लिख देगी तो क्या उसको रहने दिया जाएगा? तो इसका तो जवाब मैं पहले दे दूं कि जब जैसे ही सीमा यहाँ पर आई, इलीगल उसकी एंट्री हुई, और जैसे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में ये बात आई कि कोई महिला पाकिस्तान से इलीगली भारत में घुसी है, तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको तुरंत जेल भेजा गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ के भारतीय सचिन मीना के वो संपर्क में थी, उसने कोर्ट में अपील करी और अपने 4 बच्चों को सामने रखकर उसने कैसे कैसे करके बेल ले ली। बेल में जो भी कंडीशंस थे, उस कंडीशंस को वो फॉलो करती रही, जो आज तक कर रही है। 4 कंडीशंस थे, आपको भी पता है। 3 कंडीशन कि वो एड्रेस नहीं बदलेगी, वो देश छोड़ के नहीं जाएगी, और कोई नया अपराध नहीं करेगी। तो जो न्यायिक तौर पर जो नया अपराध होता है, उसमें उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब पे नाचना या ब्लॉग बनाना या कुछ अपनी बातें रखना वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसने ऐसा कोई 3 अपराध किया नहीं था, इसीलिए उसको यहाँ बेल मिली। बेल मिलने के बाद तरह तरह के सवाल उठे कि इस तरह की चिट्ठी लिख देने से क्या होता है। इसी के ऊपर मैंने जो जवाब दिया था, मैंने यही कहा था कि यदि ऐसा है कि पाकिस्तान अगर सीमा वापस जाती है तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से चिट्ठी में, आप भी समझते हैं ना रोशन साहब कि जो सरकारें जो काम करती है, चाहे आपके पाकिस्तान की हो या हमारे भारत की हो, जो डिपार्टमेंट्स काम करता है वो मौखिक रूप पे काम नहीं करता है कि मैं मुंह से बोल दूं या पाकिस्तान का 4 आदमी खड़े होके बोल दे कि नहीं नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे काम नहीं होता है। ये लिखित तौर पर होता है, चिट्ठी की भाषा में बात की जाती है, और एक सरकार से दूसरी सरकार जब तक चिट्ठी में वार्ता ना करे तब तक उसको सही नहीं माना जाता, मतलब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है अगर हम कानूनन तौर पे बात करें तो इसमें मैंने कहा था कि भले ही सीमा हैदर ने अपनी तरफ से बात रखी हो कि मैं पाकिस्तान अगर गई तो मुझे मार दिया जाएगा, क्या इसके एवज में पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेशर बनाया गया? क्या उधर की सरकार ने कोई चिट्ठी वार्ता की कि ये जो भी बात कह रही है वो सिरे से गलत है? क्योंकि हम लोग सरकार होने के नाते चाहते हैं कि वो 4 बच्चे आ जाएं या सीमा हैदर भी यहाँ आ जाए अपने बच्चों के साथ, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं था, जवाब मिला नहीं। और कई तरह के आपके वहां के यूट्यूबर्स हैं, बहुत अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं, आई डोंट नो, लेकिन वहां से जो उन्होंने कुछ महिलाओं को बिठाकर कहवाया, तो उनका कहना था कि क्योंकि चारों बच्चे वही हैं, महिला भी वही है, तो इसीलिए पाकिस्तान की कोर्ट में कोई केस नहीं दायर हो सकता है। तो मेरी तो समझ से परे थी बात कि जहां की वो नागरिक, जहां रहने वाली, जहां के वो बच्चे, अगर वहां से बच्चा गायब है तो क्या वहां की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको अप्रोच नहीं किया जा सकता है? तो मुझे थोड़ा सा इन सब चीजों में समझाइए कि जो बात मैंने कही कि अगर सीमा हैदर ने कहा, उसने कही ये बात कि मैं जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, तो क्या सरकार उधर से अगर कोर्ट के जरिए प्रेशर बनता, सरकार ये बात इंडिया में रखती, तो क्या इसका सोल्यूशन नहीं मिलता? आपका जो ये तगड़ी सवाल था, इस तगड़ी सवाल में से मैंने 3 जो है सवाल निकाले हैं। उन 3 सवालों के जवाब मैं बारी-बारी दूंगा। सबसे पहला सवाल मोहम्मद मलिक साहब, अंसार बर्नी साहब के हवाले से था। देखिए, अंसार बर्नी साहब को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि आपने
नेगोशिएशन जो करनी है डिप्लोमेटिक इस तरीके से, क्योंकि अंसार बर्नी साहब वो सीनियर ह्यूमैनिटेरियन हैं जो काम करते हैं इस सोशल सेक्टर में, और वो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं, उनको सब पता है। और हो नहीं, सकता है उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन भी रोशन की हो। साहब, मैं अंसार बर्नी साहब को यहाँ पर डाल ही नहीं रही हूँ। मेरा अंसार बर्नी साहब से कोई सवाल नहीं है। मैं आता हूँ आपके मेरा सवाल सवाल, पर, मैं अब हाँ, दूसरे जवाब पर आता हूँ, मैं दूसरे जवाब पर आता हूँ। जी जी, हम्म मैं दूसरे जवाब पर आता हूँ। दूसरा जवाब आपका ये था कि सीमा हैदर ने हिंदुस्तान को चिट्ठी लिखी कि मेरी पाकिस्तान में जिंदगी को खतरा है। इस हवाले से देखिए, पाकिस्तान में सीमा हैदर समेत किसी भी खवातीन की जिंदगी को कोई खतरा हो ही नहीं सकता, जवाब दे सकते हैं। आपने समझा ही नहीं मेरे सवाल को। मेरा सवाल ये था कि सीमा हैदर ने तो अपनी तरफ से लिख दिया, वो पाकिस्तान में नहीं लिखेगी, वो लिखी है यहाँ पर कि मुझे ना भेजा जाए क्योंकि वो इंडिया में है। उसने लिख दिया कि मुझे ना भेजा जाए पाकिस्तान, मैं जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, बच्चों को भी मार दिया जाएगा। उसको अभी जैसे आप तमाम कानून बता रहे हैं कि ये नहीं होता है क्योंकि हमारे देश में ये कानून है, महिलाओं के लिए ये कानून बना हुआ है। तो ये जो आप बता रहे हैं, इस बात को चिट्ठी के तौर पर अगर आपकी सरकार वहां तक भेजती, हमारी सरकार तक, तो उससे वार्तालाप बढ़ता, ना कि हम एक दूसरे को कानून समझाएंगे। तो मैं आपको बोलूं हमारे देश में ये चलता है, आप हमें बोले हमारे देश में ये चलता है। उसका जो एक तरीका था जो हमें समझ में आई। मैं आपका सवाल समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। आपका सवाल ये है कि सीमा ने हिंदुस्तान की सरकार को ये लिखा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। आपका ये कहना है कि क्या पाकिस्तान की सरकार ने वापस हिंदुस्तान को लिखा या नहीं लिखा? देखिए, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सीमा हैदर के मामले में शुरू ही नहीं हुई है, कोई काउंसलर एक्सेस दिया ही नहीं गया है हिंदुस्तान की तरफ से। जब तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा, तब तक सीमा हैदर का यही पे मैं आ रही हूँ, एक मामला जो है, यही पे मैं आ रही हूँ रोशन अली साहब। आपने काउंसलर एक्सेस की बात आपने करी, उसके बाद वहीं पे तो मामला खत्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ ये भी बात हुई थी कि भारत ने भी पहले पाकिस्तान में एक्सेस मांगा था तो मना कर दिया गया था, फिर वहां से मना, ऐसा कुछ हुआ। खैर हम उस बात पे नहीं जाएंगे, मेरा वो सब चीजों पर बात ही नहीं है। मेरा सवाल बस इतना है कि जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक अप्रोच आगे बढ़ा ही नहीं, तो मैं कह रही हूं कि अगर आप इस केस को जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ दिन आप लेके बढ़े, जिस दिन से डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए गए आपने छोड़ दिया केस, मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी ही तरफ से वहां कोर्ट जाकर अगर सरकार को प्रेशर बनाया जाता आपके जरिए, आपकी कोर्ट के जरिए पाकिस्तान की सरकार को, तो क्या ये चिट्ठी वार्ता आगे बढ़ सकती थी जो अभी ठंडे बस्ते में बिल्कुल रख दी गई है? जी आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होना था। अगर इस केस को आगे लेके हम प्रेशर डेवलप करते, पाकिस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू इन्वॉल्व करते फॉरेन मिनिस्ट्री को, और फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू हम इंडियन हाई कमीशन को इन्वॉल्व करते, यानी इन्वॉल्व डेफिनेटली फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान की ही करती, क्योंकि एम्बेसीज हाई कमीशन इम्यून होती है, इम्यूनिटी हासिल होती है, तो ये जरूर बात आगे चलती। ये चिट्ठी का जो मामला है या खतो किताबत का जो मामला है या डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशंस थी हिंदुस्तान की हाई कमीशन से लेके जो पाकिस्तान की हाई कमीशन हिंदुस्तान में है वहां से, और इनकी जो काउंटर एक्सेस और सारी जो बातें होती, तो जरूर आगे मामला चलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए पाकिस्तान का जो जुडिशियल जो प्रेशर है वो डेवलप करने में नाकाम रहे हैं। बिल्कुल, उसका रीजन ये है कि हमने कोई वहां पे पिटीशन फाइल नहीं की है, फाइल करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी। और इस हवाले से गुलाम हैदर अगर इस वक्त भी अगर कहता है, अगर मेरे पास आता है, तो मैं इस वक्त भी गुलाम हैदर के साथ हूँ। इस केस को बिल्कुल छोड़ा मैंने नहीं है, क्योंकि फॉर टाइम भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सुपरसीड हो चुका हूँ, फॉर टाइम बिंग मैं खामोश जरूर हूँ। लेकिन वापस गुलाम हैदर अगर इस डायरेक्शन पर आता है कि यू हैव टू प्रोसीड द केसेस, तो मैं जरूर गुलाम हैदर के केस प्रोसीड फर्दर करूंगा। तो आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बीच में जो डेडलॉक है वो बिल्कुल वो रहा है, जिसकी वजह से ये बातें आगे बढ़ नहीं रही है। सिविल जो डोमेस्टिक जो केसेस हैं रिगार्डिंग टू द डोमेस्टिक लॉ, डोमेस्टिक अप्रोच, वो हिंदुस्तान में मोहम्मद मलिक साहब के थ्रू जरूर हो रही है। वो
अच्छी हो रही हैं, हम उससे मुतमईन हैं।